हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आम्ल क्षारक तथा लवण का पार्ट 2 वाला वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए। तो इसमें क्या है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि आम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। आज उसके बाद से आते हैं आम्ल तथा क्षारक में अभिक्रिया, यानी आम्ल और क्षारक अगर एक साथ अभिक्रिया कर दे तो क्या करेगा। तो आम्ल और क्षारक अगर एक साथ अभिक्रिया करता है, जब आम्ल तथा क्षारक में अभिक्रिया होता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और ये लवण और हाइड्रोजन गैस निकलने को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आम्ल प्लस क्षारक क्या बनेगा, लवण प्लस जल। आम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, ठीक है। तो आम्ल का एक उदाहरण हम ले लिए हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक आम्ल, और NaOH जो कि एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या बना देता है, NaCl जो कि साधारण नमक हम लोग खाते हैं, और H2O बनाएगा। इसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आम्ल और क्षारक अगर साथ में अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अगर आम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी आम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड, जो भी धातु ऑक्साइड है उसके साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो धातु आम्ल प्लस धातु ऑक्साइड इक्वेशन लवण प्लस जल, ठीक है। अतः धातु ऑक्साइड क्षारक है। देख सकते हैं पहले वाला क्वेश्चन में, आम्ल अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाता है। तो या तो आम्ल तो सेम है, लेकिन या धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड क्षारक हो सकता है, क्षारक कह सकते हैं, हाँ तो क्षारक कह सकते हैं, ठीक है। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ये भी बनाता है कि अधात्विक ऑक्साइड अगर मिल जाए तो क्षारक और लवण, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक, तो लवण और जल ही बनता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि आता है, अक्सर पूछा जाता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए, दही और खट्टे पदार्थ कभी सुने होंगे कि खाना परोसते वक्त अगर माँ खाना परोसती है तो खाने में अगर कोई पीतल का बर्तन में खाना दे रही है हमें, तो उसमें दही या खट्टा पदार्थ नहीं देती है, ठीक है। तो दही और खट्टा पदार्थ क्यों नहीं देता है, इसके लिए तो कारण तो पता नहीं था। पहले तो हम लोग को ऐसे ही कुछ रिवाज है बोल के नहीं दिया जाता था, ठीक है। प्रसाद भी अगर चढ़ाते थे तो वो जो दही वगैरह रहता है वो प्रसाद के ऊपर हम लोग डालते थे, ना कि थाली के साइड में, ठीक है। तो वह कुछ कारण था, तो कारण आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक कारण क्या है। तो पीतल, दही एवं खट्टा पदार्थ क्या है, आम्ल। दही और खट्टा पदार्थ क्या है, आम्ल। और पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है। पीतल और तांबा क्या है, धातु है। तो आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर देखे ना कि आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसी प्रकार से ये क्या है, दही एवं खट्टे पदार्थ में आम्ल होता है। आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया तो क्या हुआ, तो क्या होगा यहाँ देखते हैं। बनाता है जो कि बहुत ही हाइड्रोजन गैस बनाता है जो बहुत ही हानिकारक होता है। वह क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, वह विषैला पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, विषैला पदार्थ, ठीक है। इसी कारण से दही एवं खट्टे पदार्थ को इसमें नहीं रखते हैं। तो ये क्लियर है, बात क्लियर कि आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाने से वह एक हानिकारक पदार्थ है तथा बर्तन भी संक्षारित हो जाती है। ये तीनों से बचाने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही अथवा खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्ल धातु के साथ आम्ल अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सा गैस मुक्त होता है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो धातु आम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारणतः हाइड्रोजन गैस बनाती है। इससे आगे वाला वीडियो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर धातु आम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह
लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो साधारणतः कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ H2 निकल गया ना, क्या? तो यहाँ H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। अब हाइड्रोजन गैस का जांच करना है, तो हाइड्रोजन गैस जांच कैसे करेंगे? तो एक बीकर लेंगे जो जिसमें 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, एक परख नली में 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, जिसमें जिंक का एक टुकड़ा डाल देंगे, जिंक का एक टुकड़ा उसमें डाल देंगे 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल में। तब उस विलयन में एक गैस निकलना शुरू हो जाएगा, बुलबुला आना शुरू हो जाएगा, जो कि आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। उत्सर्जित गैस को, जो गैस निकल रहा है उसका चित्र भी स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें गैस निकल रहा है। वह गैस को अगर हम साबुन के विलयन में प्रवाहित करेंगे तो उसमें, और साबुन के पानी में प्रवाहित करते हैं तथा जलती हुई मोमबत्ती को उस गैस के बुलबुले के पास ले जाते हैं। तो जलती हुई मोमबत्ती को उस गैस के बुलबुले के पास ले जाते हैं, जिससे पट पट ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। इससे पता चलता है कि हमारे जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके ये जो अभिक्रिया हुआ, यह अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इससे हमें पता चल जाएगा, जो कि वीडियो में दिख रहा है आपको, ठीक है। आम्ल तथा क्षारक का जलीय विलयन। जल की उपस्थिति में अगर HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, ठीक। चलिए, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, तो HCl प्लस H2O यानी HCl के साथ अगर जल मिला देंगे तो H3O प्लस प्लस Cl बनेगा। अभी बोलेंगे सर यहाँ मेरा H प्लस कहाँ से आ गया? तो H प्लस आया सर जी, थोड़ा नीचे देखिए, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। जो हाइड्रोजन आयन है ना, H प्लस आयन है ना दोस्तों, वह नहीं रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। इसलिए यहाँ पर जो H3 आ गया ना, तो H3 का मतलब ही हो गया कि H प्लस प्लस H2 इक्वल टू H3O, ठीक, क्लियर। क्षारक के जलीय विलयन में, तो अगर क्षार जल के साथ मिलेगा तो OH माइनस आयन देगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर जल मिला देंगे तो Na प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस दे रहा है। यहाँ पर भी KOH, ये भी एक क्षार है, तो इसको अगर जल में मिलाएंगे तो OH माइनस देगा। अब क्षार किसे कहते हैं? क्षारक और क्षार दो बहुत ही अलग अलग चीज है, ठीक है। क्षारक का मतलब होता है जल में घुलनशील क्षारक। क्षारक तो सबको ही है, लेकिन जो जल में घुलता है जो क्षार, उसको कहते हैं क्षार, ठीक है, उसको कहते हैं क्षार। जो क्षारक जल में घुलता है उसको कहते हैं क्षार। क्वेश्चन आ जाता है फिर एक, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में आम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण गुण प्रदर्शित नहीं होता है? तो HCl, HNO3 आदि गैस में H प्लस आयन होता है, तो इसमें क्या होता है? H प्लस आयन होता है, तथा जबकि ग्लूकोज, अल्कोहल आदि के जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं होता है, ठीक है। तो यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कि यह अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। अब तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में आम्ल या क्षार मिलने से आयन की सांद्रता कम हो जाती है। जल में अगर आम्ल और क्षार मिल जाए तो उसमें उसकी जो सांद्रता होता है ना, वह बहुत ही कम हो जाता है, जिससे तनुकरण कहते हैं। यानी जल मिल जाने पर हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो उसका मतलब है तनुकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आम्लीय का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो आम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? आम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है बोलिए, पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि आम्ल का जलीय विलयन में H प्लस आयन होता है, और H प्लस आयन अगर हो जाए तो वह करंट फ्लो होगा। तो वही चीज सेम लिखना है, आम्ल का जलीय विलयन में H प्लस आयन होता है, इसी कारण से आम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बहुत ही इजी सा चैप्टर है, स्क्रीनशॉट कर लेते हो ना पूरा, दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है?
कि शुष्क लिटमस पत्र जो है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर होने पर वह उसका रंग नहीं बदल सकता है। तो क्यों नहीं बदल सकता, अभी आते हैं बात करते हैं इसमें। तो देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ आयन नहीं होता है। अगर सूखा अम्ल है ना दोस्तों, तो उसमें H+ आयन होता ही नहीं है। तो H+ आयन अगर नहीं होगा तो वह अम्ल को नहीं दिखाएगा। लेकिन जल में अगर घुल जाए तो H+ आयन देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ आयन नहीं देता है, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर ही H+ आयन देता है। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गुण प्रदर्शित नहीं करता, वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसी कारण से लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। ठीक, क्लियर, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जा करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, इसे आप लोग ध्यान दे के, सिर्फ याद करने वाली बात नहीं है। अगर कभी प्रैक्टिकल में भी बुलाया जाए तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है तो ध्यान में रखिएगा क्या करना चाहिए। कहा गया है कि अम्ल को जल में अगर मिलाएंगे तो जल में मिलाने समय कुछ ध्यान सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, तो अम्ल का जलीय विलयन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है ऊष्माक्षेपी, यानी आग निकल सकता है। अगर अचानक हम पानी में अम्ल डाल दें तो वह तुरंत आग जल जाएगा और कभी कभी हुक करके ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसी ब्लास्ट से बचने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आम्ल लेते हैं। कोई बीकर, इस छोटा सा बीकर जो रहता है ट्यूब, उस ट्यूब में थोड़ा सा पहले आम्ल लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जल का बूंद डालेंगे और उसको हिलाते हुए मिलाएंगे। ठीक है, वह अनुशासित किया जाता है। अगर कहीं पर गलती से भी गिर गया ना तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। इसीलिए आम्ल का जलीय विलयन विद्युत बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके कारण जल में आम्ल डालने पर आग पकड़ ले सकता है, आग भी पकड़ सकता है। इसीलिए आम्ल की छोटी मात्रा में थोड़ा थोड़ा जल लेकर हल्के हल्के हिलाते हुए मिलाना चाहिए, उसे धीरे धीरे हिला के मिलाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग लैब में अगर कोई टीचर ले जाएं, स्कूल के टीचर, तो आप लोग जरूर ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी क्या कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+ आयन की सांद्रता को देखने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया गया है, जिस स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, वो एक स्केल विकसित किया गया है जिससे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तो पीएच मान कम होगा। हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होगा तो पीएच मान क्या होगा, कम होगा। ठीक ना, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा उतना पीएच मान कम होगा। अब पीएच का मतलब क्या है, तो पी जो है, पीएच का पी, वह जर्मनी शब्द से लिया गया है जिसे कहते हैं पुंसस, और पुंसस का अर्थ होता है शक्ति। तो और एच मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की शक्ति देने वाला को, हाइड्रोजन की शक्ति मापने वाला को पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम लोग मापते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जानने वाली बात, तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल इस तरीके से एक स्केल है जिसमें 0 से 14 तक अंकित किया हुआ रहता है, और अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए, पीएच मान 7 से अगर नीचे आ जाए, यानी 0 से अंकित होता है, 0 से 14 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 14 तक अंकित रहता है। अगर 7 से नीचे और 0 से ज्यादा, 7 से नीचे हो जाए तो वह होता है आम्ल, और 7 से ऊपर क्षारक। अब बोलेंगे सर ये अगर 7 में आ जाए तो क्या कहेंगे, तो 7 में अगर आ जाए तो उसको कहते हैं उदासीन। उसको क्या कहते हैं, उदासीन, ना कि वह आम्ल है ना ही क्षारक है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से 14 तक होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अब इसी हिसाब से आम्ल को 2 भाग में भाग किया गया है।
एक को कहते हैं प्रबल आम्ल और दूसरे को कहते हैं दुर्बल आम्ल। तो प्रबल आम्ल का अर्थ होता है जिसमें H+ आयन अधिक उत्पन्न होता है, H+ आयन अधिक होता है। तो अगर H+ आयन अधिक होगा तो पीएच मान क्या होगा, कम। तो इसका पीएच मान भी क्या होता है, कम। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करता है, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले आम्ल को प्रबल आम्ल कहते हैं। जिसमें H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रबल आम्ल। और प्रबल आम्ल का पीएच मान हमेशा कम होगा, हमेशा कितना होगा, कम। प्रबल आम्ल का एक दो उदाहरण अगर हम ले लें तो होता है HCl, H2SO4, HNO3। ये सब क्या है, प्रबल आम्ल है। HCl, HNO3, HCl, H2SO4, HNO और HNO, ठीक ना। तो ये याद कर लीजिएगा। अब आ जाता है दुर्बल आम्ल। तो दुर्बल आम्ल क्या है, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा। H+ आयन क्या करेगा, कम। ये कम होगा तो पीएच मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, यानी 7 से अधिक। अगर H इस तरीके से अगर H+ ज्यादा होगा, H+ अगर ज्यादा होगा तो पीएच मान कम होगा। अगर पीएच मान ज्यादा हो, अगर H+ आयन कम होगा तो पीएच मान ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर कि क्या बोला गया है कि अगर कम संख्या में H+ आयन तो पीएच मान ज्यादा। क्लियर बात। तो दुर्बल आम्ल किसे कहते हैं, जिसमें कम संख्या में H+ आयन हो उसे कहते हैं दुर्बल आम्ल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बना लीजिए। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप लोग मेरे साथ भी एक दो बार दोहराएंगे 2 बार तो यह चैप्टर बहुत ही इजी से कंप्लीट हो जाएगा। और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी एक चैप्टर से। ठीक है, चलिए।